अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है दीवाना दिल बाय माहा अली। एपिसोड 2। एमन बाहर जाने का मूड हो रहा था तो बता देती, दोनों भाई बहन भी निकल पड़ते। अब ये बंदरिया पूरा रास्ता सर खाएगी। मुनीब बहन को गले लगा कर बोला, मेरे बिना मज़ा भी नहीं आता तुम दोनों भाई बहन को। इनाया भाई बहन को जोर देकर बोली। मुनीब ने कहाँ लगा कर कहा, जल गई जल गई। जले मेरे दुश्मन। वो शक्ल बिगाड़ बिगाड़ कर बोली, भाई क्यों तंग करते हैं मेरी बहन को। एमन इनाया के बाजू पकड़कर प्यार से बोली, मैं तंग करता तौबा है, और तुम्हारी ये बहन तो जैसे मेरी इज्जत करने में पीछे जाती है, फिर भी तुम्हारी तरह नहीं मारने पर तुली हुई हो। हर वक्त मेरा नाजुक हाथ अपने इन हाथी जैसे हाथों में मसलते हो। इनाया अपनी कलाई देखकर बोली, हाँ तुम तो जैसे सती सावित्री हो ना। हर वक्त जो तुम्हारा सो कॉल्ड नाजुक हाथ मुझ पर चलता है वो नजरें नहीं आता तुम्हें। मुनीब अब्रू उचका कर बोला, एक्चुअली बोला होना चाहिए था लेकिन यहाँ लिखा है बोली। अल्फाज बहुत इसमें मिस्टेक करी हुई है। अरे शुक्र करो हाथ मरती हूँ। हाँ अरे शुक्र करो हाथ मारती हूँ, वरना मेरा बस चले तो तुम्हारी जान ले लूँ। वैसे भाई गलती आपकी है, इनाया को फ्री आपने ही किया है। एमन इन दोनों के बीच में बोली तो इनाया ने एमन को घूर कर देखा और मुनीब ने कहा लगा कर इनाया के गले में बाजू डालकर इसके बाल खराब किए। ये तो सही किया, हाँ पहले ही उसको हद में रखता तो इसकी हिम्मत ना होती मुझसे बदतमीजी करने की। पर मुझ गरीब को क्या पता था कि इसको प्यार करना मेरे ही गले पड़ जाएगा। वो शरारत से अनाया को देख रहा था, जिसके चेहरे पर चिढ़ने की पूरी लहर दौड़ उठी थी। कितनी बार कहा है मेरे बाल को मत खराब किया करो, पर तुम बाज नहीं आते। इनायत तब कर बोली, और मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि ये चुड़ैलों की तरह बाल मत खोल कर रखा करो, जहर लगती हो। और मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मुझे खुले बाल पसंद है। इनाया मुनीब की तरह हर अल्फाज को जोर देते बोली, अच्छा अब सारी बातें यहीं दरवाजे पे करने का इरादा है क्या, चलना नहीं है। मुनीब के बोलने से पहले ऐमन बोली, जल्दी चलो बच्चों वरना घबरा ओफो जल्दी चलो बच्चों वरना गब्बर आ जाएगा। इनाया का इशारा आमना बेगम की तरफ था। अहमद और मुनीब दोनों ने कहाँ लगाकर उसको घूरा। घूर क्या रहे हो, सही तो कह रही हूँ, अगर मॉम ने देख लिया ना तो जाने से जाएगा। और साथ में वो हमारे टुकड़े टुकड़े भी कर देगी। वैसे तो आप दोनों का पता नहीं, पर मेरा ज़रूर खीमा बना देगी। इनाया आंखें निकाल कर बोली, तुम्हारी हरकतें भी ऐसी है कि तुम्हारा खीमा बना दिया जाए। बेशर्म लड़की, तुमने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी और कितने बेशर्मी से घर में घूम रही हो। मुनीब अफसोस से बोला। इनाया बुरी शक्ल बनाकर बात को हवा में उड़ा गई। इसके चेहरे से साफ जाहिर था कि इसको ज़रा भी परवाह नहीं। तुम पीछे बैठो, मेरी बहन आके बैठेगी, मुनीब ने इनाया को हुक्म देते हुए कहा। तो इनाया ने गुस्से से उसे घूरा और पीछे बैठने लगी। अरे भाई बैठने दे, मैं पीछे बैठ जाऊंगी, ऐमन बोली। मुझे नहीं बैठना आगे, बिठाए अपनी बहन को। इनाया दांत चबाते हुए बोली, तुम बैठो इनाया, भाई तंग कर रहे हैं तुम्हें। ऐमन ने जोर देकर कहा, नहीं बैठना मुझे, आप बैठें। इनाया जिद करते हुए अकड़ से बोली। अब इसका मकसद था कि मुनीब और ऐमन दोनों मिलकर उसको मनाए और आगे वाली सीट पर बैठने के लिए जोर करे, क्योंकि पीछे बैठने से वो भरपूर मज़ा नहीं कर सकती थी। और यही हुआ। ऐमन ने ज़बरदस्ती उसको आगे बिठाया और खुद पीछे बैठ गई। मुनीब ने शक्ल बिगाड़ कर इसे देखा तो वो भी हूँ करके मुंह भी फेर गई, जिस पर मुनीब को बहुत सारा प्यार आया। इस पर हल्की आवाज़ में मौसीकी, वो भी गज़ल, और साथ आहिस्ता आहिस्ता ड्राइविंग। इनाया को बोरियत के साथ साथ गुस्सा आ रहा था। मुनीब गाड़ी तेज़ चलाओ, और ये क्या बकवास गाना लगा रहा है, क्यों मजाक ख़राब कर रहे हो। इनाया 10वीं दफ़ा मुनीब को कह रही थी, पर मुनीब ने तो जैसे गाने की धुन में मदहोश हो चुका था। पर असल में वो इनाया को गुस्सा दिलाना चाहता था। उसको इग्नोर करके मुनीब ने गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर पर रोकी और दोनों को पसंद की आइसक्रीम और फिर कुछ दूसरे स्टॉलों से भी खाने की चीज़ें दिलाई। वो गाड़ी में बैठकर ही कैप्सी की डील खा रहे थे जब उनकी गाड़ी के सामने एक मर्सिडीज आकर रुकी। दोनों गाड़ियां बराबर में खड़ी थी। इनाया मुंह ब्रोस्ट से फुल था। जब इसने सामने खड़ी कार की तरफ नज़र घुमाई तो वहां बैठे लड़के ने आंख मारने के साथ उसको फ्लाइंग किस भी उछाली। इसकी हैरत से आंखें फैल गई। जब वो लड़का उसकी बात पर हंसा तो वो होश में आई और जल्दी से मुंह दूसरी तरफ कर दिया और गाड़ी का शीशा भी ऊपर कर दिया। छिचोरा कहीं का। वो आहिस्ता बड़बड़ाई, क्या हुआ। मुनीब उसकी बिगड़ती शक्ल देखकर बोला, चलो यहाँ से। अरे खाने तो दो। नहीं ना, बाद में खा लेना, अब चलो।
अजीब पागल हो, खुद खा लिया, मुझे खाने नहीं दिया। मुनीब ने गाड़ी स्टार्ट किया और वहां से निकल कर एक सड़क पर आ गए जहां पर मुश्किल ही कुछ गाड़ियां थी। मुनीब गाड़ी चलाने दो ना, भले ही सड़े हुए गाने ना बंद करो, इनाया ने मुनीब के बाजू को झंझोड़ते हुए कह रही थी। इनाया, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मेरा ध्यान मत हटाओ प्लीज। मुनीब उसको इल्तिजा करते बोला, यार मुनीब बहुत दिन हो गए, प्लीज एक राइड तो बनती है। वो मिसनी सी शक्ल बनाकर बोली, बिल्कुल नहीं, एक बार तुम अगर ड्राइविंग सीख गई तो तुम्हारे पैर घर पर बिल्कुल नहीं टिकेंगे। अरे मैं अभी सीखने का कब बोल रही हूँ, उससे भी इतना कह रही हूँ कि एक चक्कर लगाने दो, वैसे भी सड़क खाली है। कहा ना, बिल्कुल भी नहीं। और अब मेरा हाथ छोड़ो, बेजार कर दिया है तुमने। एमन बाजी आप बोले ना, भाई दे दें। एमन डरते हुए भाई से बोली। मुनीब का वैसे भी मूड हो गया था देने का। ओके, मेरी बहन कह रही है तो दे रहा हूँ, वरना बिल्कुल नहीं देता, इनाया खुशी से चिल्लाई। मुनीब गाड़ी से उतर गया और वहीं से दूसरी सीट पर मुत्तकिल हो गई। आहिस्ता से चलाना, अगर मेरी गाड़ी को कुछ हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं। मुनीब कार में बैठते हुए इनाया को वार्निंग देते हुए कहा। उफ, तुम अपनी कार को हर वक्त चाटते रहना। इनाया तंज से बोली, हाँ बाप का माल मुफ्त का है ना, जो इतनी महंगी गाड़ी का नुकसान करा दूं। अच्छा अब लेक्चर मत दो, बताओ क्या करना है, वो चहक कर बोली। इनाया आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रही थी। पहले तो मुनीब उसको बता रहा था कैसे चलानी है। जब वो समझ गई तो गाड़ी की स्पीड जोर से बढ़ा दी। आहिस्ता चलाओ पागल कहीं, मार ना दो, मुनीब डरते हुए कहा। अरे कुछ होता नहीं, नई गाड़ी ले दूंगी, फिक्र क्यों करते हो, वो लापरवाही से बोली। अरे गाड़ी का मसला नहीं, सड़क है, कहीं किसी को ना लग जाए। किसी को नहीं लगती। कितना मज़ा आ रहा है ना, वो गाड़ी की स्पीड और तेज़ करते हुए बोली। इनाया आहिस्ता चलाओ प्लीज़। अब क्या, एमन बोली। अरे एमन बाजी डरनी नहीं, मज़े करें। सड़क पर अंधेरा छाया हुआ था। इनाया को अचानक वो गाड़ी वाला लड़का अपनी आंखों के नज़र सामने आया। इसने आंखें बंद करके अपने ख्यालात को झटका। जैसे ही इसने आंखें खोली, इसे कोई आगे से कोई आ रहा था। इसने जब तक गाड़ी की स्पीड कम करनी चाहिए तब तक वो इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा चुकी थी। गाड़ी चढ़ाने के बाद भी इनाया स्पीड को कम नहीं कर सकी तो मुनीब ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा। मुनीब ने उसका हाथ पकड़ा, मगर तब तक आने वाली गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई और मुनीब गाड़ी को बंद कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि तीनों के होश हवास उड़ गए। अंधे हो क्या, जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों हो? बाहर से एक भारी मर्दाना आवाज़ आई। वो सब होश में वापस आए और तीनों एक साथ गाड़ी से निकल आए। मुनीब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अरे आप देखकर नहीं चला सकते? अपनी देखा नहीं, पीछे से गाड़ी आ रही थी तो बंदा अपनी कार को आगे ले जाता है, पर ना जी आपने तो अपनी गाड़ी की रफ्तारी कछुए से भी आहिस्ता करी। ऐसे में तो गाड़ी लगनी ही थी ना। इनाया उस आदमी के सर पर चढ़कर बोली ताकि उसको कोई मौका ना मिले। अरे अरे, एक तो गलती तुम्हारी, ऊपर से मुझे कह रही हूँ। और एक 22-23 साल का नौजवान लड़का था जो आंखें निकाल कर बोला, ओ हेलो मिस्टर, आप हद में रहो, तुमने इतना नुकसान कर दिया है और गलती भी अब हमें ही कह रहे हो। वो गलती मानने से इनकारी थी। इनाया बस करो, जाओ। मुनीब जोर से इसका हाथ पकड़ कर बोला, अरे तुम मुझे मना कर रहे हो? इनको देखो, एक तो गलती की है, हमारी नई गाड़ी का इतना नुकसान कर दिया, अपनी इस खटारा गाड़ी की वजह से ऊपर से हमको बातें सुना रहे हैं। मईज ने उसको आंखें दिखाई तो वो चुप हो गई। आई एम सॉरी बड़ी, मुनीब बोलने। कभी मईज लिखा है, कभी मुनीब लिखा हुआ है, बहुत कन्फ्यूज़न है। ओफो। मुनीब बोलने लगा था कि गाड़ी के अंदर से आवाज़ आई, अबे ओ चंपू, क्यों बहस कर रहा है, आजा, तेरा भाई नुकसान भर देगा। इनाया ने कार की चेन देखा तो इसे याद आया ये वही कार है जिसे वो छिचोरा बैठा था। जाने क्यों उसका दिल किया कि वो इसे देखे। अचानक से इनाया की नज़र साइड मिरर पर गई। वही लड़का नजर आ रहा था और इसने फिर से वही हरकत दोहराई। इनाया के चेहरे पर हल्की हैरत की लहर दौड़ उठी तो वो लड़का हल्की सी मुस्कुराहट देने लगा। वो गाड़ी से बाहर निकला। मुनीब को ऊपर से नीचे तक देखकर वो गाड़ी में वापस बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही इस लड़के ने अपने पीछे बैठे दोस्त को मुक्के मारने लगा, कमीने बाज आ जा, नहीं आऊँगा बस, चंपू चंपू, वो ढिठाई से बोला। वो दोनों जानवरों की तरह गाड़ी में लड़ने लगे तो पीछे बैठने को कहा। क्या लिखा है डोंट समझ ही नहीं आ रहा है मुझे तो। इतनी हिम्मत है तो इस लड़की को मार कर आजा जिसने तुझे इस लफ्ज़ से नवाजा है और तेरे दोस्त को काबू किया है। तू चुप रहे, वरना इसके साथ साथ तेरी कब्र भी खोद दूंगा। बल्कि नहीं, एक क्यों 3 खोदूंगा, इस फ्लर्टी को भी नहीं छोड़ूंगा। वो ठंडा होकर अब ड्राइविंग सीट दोबारा
संभाल करके बोला। वो तो तीनों कह कहा मार कर इसका खून चलाने लगे। थोड़ी देर बाद जब वो गाड़ी चली गई तो मुनीब ने हिम्मत बढ़ाते हुए जेब से मोबाइल निकाला और इसकी लाइट जला दी। तीनों दबे कदमों से और धड़कते दिल से अपनी कार के पीछे जाकर देखने लगे कि इनाया ने किसको अपनी कार के नीचे दबोचा है। जमीन पर इंसान या जानवर ना था, बल्कि कुछ तकिए पड़े हुए थे। इन तीनों की जान में जान आई तो मुनीब ने बिना देर किए उनको गाड़ी में बिठाया और घर की तरफ बढ़ा दिए। सुबह के 6 बज रहे थे। घर के सारे अफराद उठ गए थे, क्योंकि सबकी यही रूटीन थी। सवेरे उठ जाते, नमाज पढ़कर वॉक पर जाते और फिर घर के सारे मर्द ऑफिस चले जाते और औरतें घर के कामों में लग जाती। आज आमना बेगम भी तैयार थी उनके साथ वॉक पर जाने के लिए। कभी कभार उनको कुछ सोचने के लिए ताज़ा हवा की सख्त ज़रूरत पड़ती थी। आज भी उनको कुछ खास चीज़ पर सोचना था तो वो भी चल पड़ी। सब एक साथ बाहर की तरफ निकले। मुनीब देखी नज़रों से अपनी गाड़ी को भी कभी किसी कोने से देख रहा था तो कभी किसी कोने से। उसको क्या हुआ, गाड़ी को ऐसे क्यों देख रहा है? इब्राहिम बोला। मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। दनियाल बोला। आगे बढ़ जाकर देखते हैं तो गाड़ी का हुलिया ही बिगड़ा हुआ था। इब्राहिम ने हंसी छूटते छूटते बची। उस चूसनी शक्ल वाले की गाड़ी को किसने मार दिया? दनियाल हैरत से बोला, पर उसकी आवाज़ में मुनीब के लिए साफ तंज था। भाई? मुनीब चूसनी शक्ल वाला सुनकर तपकर जोर से बोला। इनाया का सुन सुनकर वो भी कभी कभार इसको तंग करते थे। सबने उसकी हालत पर कहका लगाया तो दनियाल ने उसको कंधे पर जोर देके कहा, अच्छा यार बताओ किसने किया? आपकी लाडली के अलावा और कौन हो सकता है मेरा दुश्मन? इसने हर अल्फाज को चबा चबा कर कहा। आमना बेगम वहाँ नहीं थी, तभी इसने सबके सामने मुंह से बक दिया, वरना वो नहीं बताता। पर आमना बेगम इसकी बात सुन ली थी और गहरा सांस ली, पर बोली कुछ नहीं। लो जी, चले गए सब। इनाया सबके जाने के बाद नीचे आते ही बोली और शुक्र के सांस लेने लगी। फुप्पू की आंखें फटी की फटी रह गई। इनाया को इतनी सुबह देखकर वो अपनी ऐनक को साफ करके इनाया को घूर कर देखने लगी। ये लड़की सच में उठी है या इसका भूत है? वह हैरत से बड़बड़ाई। इनाया बमुश्किल अपना कहा रोकते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी फुप्पू जान, लगता है आपको मालिश की बहुत सख्त ज़रूरत है। वैसे भी बहुत दिन हो गए आपके सर की मालिश नहीं की है, इसीलिए इंसान और भूत में फ़र्क नहीं कर पा रही। इनाया का इतना कहना था कि फुप्पू ने अपनी लाठी उठाकर इसे मारने की तो वह जल्दी से हंसकर भाग निकली और पीछे फुप्पू गुस्से से आग बगोला हो गई। आज सवेरे उठ गई? अफीफा ने इनाया को किचन में आते देखकर पूछा। यार चाची, बस ना ही पूछे तो अच्छा है। क्या हुआ? होना क्या है? रात को एक और कारनामा सर अंजाम दे आई हूँ। नहीं सुधरोगी। सुधर कर करना भी क्या है? इनाया आंखें दबाकर शरारत से बोली। अच्छा बताओ क्या कर आई हूँ? मुनीब की गाड़ी से मारी, सब इस छुचोरे की वजह से। पता नहीं कहाँ से जहन में आ गया और गाड़ी ठोक दी। वहाँ इससे बड़बड़ाई। क्या? अफीफा बेगम का मुंह दूसरी तरफ एकदम इनाया को देखकर चिल्लाई। इनाया ने मासूमियत से सर में हाँ में हिलाया और वो कुछ नहीं बोला, वरना उसकी कोई चीज़ खराब कर दो तो सारा दिन चिल्लाता है। अफीफा बेगम को हैरत हुई। हाँ ना चाहे चाची, वही तो मुझे भी समझ नहीं आती। रात को जब टक्कर हुई तो पूरा रास्ता वो खामोश था, वरना उसके रोने ही खत्म नहीं होते थे। घर आया तब भी खामोश, कुछ नहीं बोला। चलो तुम अपनी खैर बनाओ कि वो कुछ नहीं बोला। पहले ही आमना भाभी तुमसे नाराज़ है, ये सुनती तो इनका पारा और हाई हो जाता। अरे चाची, मैं तो चाहती थी कि वो घर में चिल्ला चिल्ला कर सबको बताए कि मैंने उसकी गाड़ी मारी है, ताकि मॉम मुझे डांटने आए और मैं इनकी नाराज़गी ख़त्म करूं। इनाया तीसरा केला खाते हुए बोली। इनाया, तुम और तुम्हारी अनोखी बातें। अफीफा बेगम सर हिलाकर बोली। वैसे तुम सवेरे उठी क्यों हो? अफीफा बेगम फिर से याद करते बोली। मुनीब को मनाने के लिए। लड़ता झगड़ते वो नाराज़गी ख़त्म तो कर देता है, पर लगता है वो सख्त खफा और नाराज़ है और मुझे उसकी नाराज़गी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ओके बाय चाची। बाय। अफीफा बेगम परेशानी से बोली। अल्लाह हमेशा खुश रखे बच्चे को, आमीन। उसकी जाते ही दिल में दुआएं देने लगी। ऐसा नहीं था कि वो लोग इसकी शरारत से चिढ़ते थे, पर कभी कभार इसकी लापरवाह नेचर से डरते थे कि कहीं आगे उसको कोई दुख ना मिले। इसीलिए जब वो खुलकर हंसती तो घर का एक एक फर्द दिल में उसके लिए दुआ करता था, अल्लाह से हमेशा ऐसे ही खुश रखना। कभी कभी इंसान को ज़्यादा खुशियों से में सबसे बढ़कर दुख का सामना भी करना पड़ जाता है, और शायद इनाया की फैमिली का डर भी बजा था। वॉक करते करते वह अपने सामने वाले पार्क में आ गई, जहाँ घर के बाकी सब लोग भी आए हुए थे। एक तो ये इतना बड़ा गार्डन है, उफ, दिखते ही देखते बंदे को पसीना आ जाए। इनाया गहरा सांस लेकर गार्डन के चारों तरफ नजर घुमाकर कफा लहजे में बोली, मौत आ जाए गालिब पर सुबह सुबह किस्मत में वॉक ना आए, वो भी इतने बड़े पार्क की। कहाँ ढूंढूं सबको? इनाया हद से ज्यादा सुस्त थी। गेट पर खड़े खड़े उसको गार्डन देखकर वहशत होने लगी कि कौन वॉक करे।
फिर जब शरारत करने का वक्त आता है तो सारी सुस्ती झट में गायब हो जाती है। और अभी भी ऐसा हुआ। सामने आती मिसेस हसन को देखकर इसके चेहरे पर गहरी शरारत मुस्कुराहट आ गई। आहिस्ता आहिस्ता दौड़ती वो इनके करीब पहुंची और जो अपनी ही धुन में थी, इनाया को ये बात बहुत पसंद आई। मिसेस हुसन, कुत्ता। इतना सुनते ही देर थी मिसेस हुसन ना यहाँ ना वहाँ सीधी अपनी स्पीड से दौड़ती दौड़ती चली गई। इनाया भी उनके साथ दौड़ने लगी। जब वो दोनों बहुत दूर निकल आई तो इनाया ने लंबी लंबी सांस लेकर इनसे पूछा, आप भाग क्यों रही हैं? अरे कुत्ता पीछे पड़ा है, भागे नहीं तो और क्या करें? पर आपको किसने कहा हमारे पीछे कुत्ता लगा है? इनाया बड़ी बेमासूमियत से बोली। अरे तुम ही तो कहा था। मिसेस हुसन गुस्से से बोली। अरे मैंने तो कहा था कि कुत्ता, ये कब कहा था कि आ रहा है? इनाया सर पर हाथ मार कर बोली और दौड़ना बंद किया। तो मिसेस हुसैन भी रुक गई और पीछे मुड़ कर देखा तो इनाया कह कहा लगा कर भाग गई और वो औरत पीछे अपनी सांसें को मैहाल करने लगी और गुस्से से लाल भगोला हो गई। अरे अंकल, आपके बाल जमीन पर गिर गए हैं। इनाया ने एक गंजे आदमी के पीछे से चिल्ला कर कहा तो वो आदमी बिना उसकी बात पर हाथ देते हुए जमीन पर देखने लगा। जब उन्होंने उसकी बात पर ध्यान दिया तो उनको याद आया उनकी टुंड तो खाली थी। गुस्से से उन्होंने पीछे देखा तो इनाया ने कह कान लगाया और सॉरी करते हुए वहां से भाग गई। मिस्टर सुलेमान की बेटी इनाया पर शरीर लड़की आज कहाँ से आ गई? मुश्किलों से तो उनकी जान छुटी थी। वो अंकल इनाया को देखकर दांत चबाकर बड़बड़ाए। इनाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐमन की आवाज़ पर वो इसकी तरफ मुड़ी। मुनीब और मॉम को मनाने आई थी। वो बिना देर किए बोली। लग तो नहीं रहा। ऐमन ने तंज किया। अच्छा, आज इतने दिनों बाद शिकारी हाथ लगे हैं तो हाथों में थोड़ी खुजली हो रही थी, बस इसलिए सोचा कि खुजली का इलाज किया जाए। इनाया हाथों को खुजाते हुए बोली और आखिर में ऐमन को शरारत से आंख भी मारी। बंदा थोड़ा ख्याल कर लेता है। वो तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं पर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अरे अरे, वो देखे ज़रा, रबाब के बाबा आ रहे हैं। इनको मज़ा चखाना तो बनता है। इनाया की आंखों में शरारत उभर आई। मैं कह रही हूँ इनाया, शराफत से रहो। अरे अरे ऐमन बाजी, ज़रा अपनी ये बोतल दीजिएगा। इनाया ने ऐमन के हाथ से आंधी पानी की भरी हुई बोतल ली और जल्दी से पानी पी ही गई। जब रबाब उनकी पड़ोसन के बाबा दोनों के करीब आए तो इनाया ने खाली बोतल इससे उछाली जैसे पानी फेंक रही हो। रबाब के बाबा हड़बड़ाते हुए पीछे हटे और गिरते गिरते बचे। अरे अरे अंकल, क्या हो गया? इतना डर क्यों रहे? इनाया मासूमियत से इनसे बोली तो इनकी आंखों में खून खौल गया, पर चुप हो गए क्योंकि इनाया थी ही छोटी शैतान जिसने उनको बचपन में बहुत सताया था और अगर वो आगे से कुछ कह देते तो उनको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। वी आर रियली सॉरी अंकल, ऐमन बहुत डरते हुए बोली और इनाया को वहाँ से लेकर निकल गई। इनाया के कह कह बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। अब देखना, सारे के सारे लोग तुम्हारे घर शिकायत लेकर आएंगे, फिर लगाना कह कहा। ऐमन चिढ़ कर बोली। अच्छा, मेरी माँ अब नहीं करती बस। इनाया बाकायदा हाथ जोड़कर ऐमन के पैर पकड़ कर कहा तो मुस्कुराए बिना ना रह सकी। अच्छा अच्छा, बंद करो ये ड्रामा। एक तो हर किसी को मेरा प्यार बस ड्रामा लगता है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जाओ घर तुम। अरे ऐमन बाजी, अभी मेरा काम नहीं हुआ, ऐसे कैसे चली जाऊं? अभी वो लोगों को तंग करना बाकी है तुम्हारा। ऐमन हैरत से बोली। हाय, दिल की बात छीन ली आपने। कसम से बड़ा दिल कर रहा था, पर आज नहीं, फिर कभी कहूँगी। अच्छा फिर चलो घर, वरना तुम थोड़ी देर और रुकी ना तो तुम शरारतों से बाज नहीं आओगी। ऐमन उसका हाथ पकड़ कर बोली। अरे कहा ना, आज नहीं करूँगी। आप बस मुनीब का बता दे कहाँ है, इसको मना लूँगी, फिर घर चली जाऊँगी। ऐमन ने एक आईब्रो ऊपर करके इनाया को ऊपर से नीचे तक देखा। ऐसे क्या देख रही है? इनाया ने हैरत से कहा। लग तो नहीं रहा आज तुम इन बिचारों को बकशने के मूड में हो। ऐमन ने तंज किया। हाय, कसम से आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं जान सकता। इनाया कह कहा लगाकर उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली। इनाया, ऐमन ने जोर देकर कहा, ज़्यादा लंबा सीन ना खींचिए, मुझे मईस को बता दें वो आज नहीं आए। रात तुमने जो उसकी गाड़ी का हशर किया था वो अभी मैकेनिक के पास गए हुए हैं। ऐमन अब मुनीब की हालत पर खुशगवार मूड में बोली तो इनाया ने शक्ल बिगाड़ी। यार क्या लड़का है ये, यूनिवर्सिटी से वही गाड़ी चलाते आ रहा है, अब बेच कर नहीं ले पर नहीं जी, इसको पुरानी चीज़ों से इश्क है। वो सर पर हाथ मारते बोली। क्या कर सकते हैं? ऐमन कंधे उचकाकर बोली। अच्छा मॉम डैड कहाँ हैं? वो होंगे यहीं कहीं। हाँ हाँ, मुझे पता है कहाँ होंगे। दोनों मियाँ बीवी किसी बेंच पर आराम फरमा रहे होंगे। शर्म करो इनाया, तुम्हारे माँ बाप हैं, कम से कम इनको तो छोड़ दो। सच तो कह रही हूँ, जब जब मॉम वॉक करने आती है ना, खुद वॉक करती है ना डैड को करने देती है और फिर सारी दिल की भड़ास निकाल लेती हैं और बेचारे डैड के कान पक जाते हैं। ऐमन उसकी बात पर अपनी हंसी को बमुश्किल ही काबू कर पाई क्योंकि इनाया कह तो वाकई सच रही थी। इनाया के चेहरे पर
शरारती मुस्कुराहट आ गई। वो ऐमन का हाथ हिलाकर बाइक बाइक कहते हुए वहां से निकल गई। इनाया, इनाया रुक जाओ, सुनो मेरी बात। ऐमन चिल्लाती रह गई और वो तेजी पकड़कर आगे बढ़ गई। मॉम को भी तो मनाना है ऐमन बाजानी, इनाया बुलंद आवाज में कहकर ऐमन को फ्लाइंग किस देकर चली गई। ऐमन समझ गई थी कि इनाया किस तरह अपनी माँ को मनाने गई है, गुस्सा दिलाकर। इनाया भागती भागती पार्क के दूसरे पोर्शन में आई तो सामने अपने माँ बाप को देखकर हौले से मुस्कुराई, क्योंकि इसका अंदाजा बिल्कुल सही था। वो अपना रास्ता बदल कर दूसरे पार्क चली गई। पार्क को वो हिस्सा गोल बना हुआ था। पहले थोड़ी घास थी जहाँ पर लकड़ी के बेंच और बच्चों के झूले लगे हुए थे, पर पक्की सड़क बनी हुई थी जिस पर लोग गोल गोल घूमकर वॉक कर रहे थे, और इसके बीचों बीच एक गड़ा था जिसमें फूल लगे हुए थे। जिस तरफ आमना बेगम और सुलेमान साहब बैठे, ठीक उसके दूसरी तरफ इनाया चली आ गई। आहिस्ता आहिस्ता वॉक करती हुई वो वॉक करने लगी ताकि उसकी माँ उसको देख सके और वो कुछ कारनामा सर अंजाम दे। आमना बेगम कब से बोली जा रही थी और सुलेमान साहब अखबार पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे और साथ में अजीब अजीब शक्लें भी बना रहे थे। लग रहा था आमना बेगम आज बहुत तपी हुई थी और गलती से अगर वो कुछ बोलने लगे तो आमना बेगम का हाथ उठाकर बात शुरू कर देती। लग रहा था आमना बेगम आज बहुत तपी हुई थी और गलती से अगर वो कुछ बोलने लगते तो आमना बेगम हाथ उठाकर बातें शुरू कर देती। इनाया तो दूर से ही यही अंदाज़ा लगाया कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए, पर वो दोनों इसको देख ही नहीं रहे थे। और आखिरकार आमना बेगम ने आंखें छोटी करते हुए सामने देखा तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। सुने सुलेमान, आमना बेगम ने सुलेमान साहब की टांग पर थपथपाते हुए कहा। कब से सुन ही तो रहा हूँ, सुलेमान साहब ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। आमना बेगम ने दांत चबाए और घूर कर इनको देखने लगी। अच्छा अच्छा बताओ क्या बात है। आमना बेगम ने दांत चबाए और घूर कर उनको देखने लगी। अच्छा अच्छा बताओ क्या बात है। सुलेमान साहब आमना बेगम का पारा हाय देखते हुए अखबार साइड करते बोले। वो सामने आपकी चहेती बेटी है ना। सुलेमान साहब ने ऐनक को नाक से ऊपर करके उसे पार घूर कर देखा। हाँ, लग तो वही रही है, पर ये यहाँ क्या कर रही है। वो सोचने के अंदाज में बोले। करना क्या है, इसने लोगों को सताने आई होगी और क्या। आमना बेगम टांग पर टांग रखकर बेंच पर टेक लगा कर बोली। अरे मेरी गुड्डो रानी, ऐसी नहीं। सुलेमान साहब बेटी को प्यार की नज़रों से देखते बोले। जानती हो कितनी पीरनी है आपकी बेटी। ले देख ले, आ गई लाइए पर। इनाया ने जैसे ही देखा कि उसके माँ बाप उसको देख रहे हैं, सामने से आती आंटी के कुत्ते की पूंछ को उसने जोर से मरोड़ दिया और छोटा सा पपी दर्द की शिद्दत से जोर जोर से अपनी मालकिन पर चिल्लाने लगा और इनाया उसको आंख मारकर भाग गई। पीछे से कुत्ते की मालकिन चलती रह गई। हे यू लिटिल मॉन्स्टर, वेट, आई विल टेल यू मदर। हाँ, मेरी माँ को भी और साथ में मेरे बाप को भी बता देना, साथ में मेरा सलाम भी कह देना, अंग्रेज बुढ़ी। इनाया ने जानबूझकर इतना कुछ कहा कि ताकि वो औरत बढ़ चढ़कर आमना बेगम को उसकी शिकायत लगाए, क्योंकि अब की बार आमना बेगम पहले से ज़्यादा खफा थी। इसी वजह से ज़्यादा शरारत से ही काम बन सकता था ना। अब मुझे बताए कितनी शरीफ है आपकी बेटी। आमना बेगम इस औरत को चिल्लाते हुए देख कर चबा चबा कर सुलेमान साहब से पूछने लगी। बच्ची है बेगम, क्यों नाराज़ होती है आप। सुलेमान साहब भी क्या करते, आखिर बेटी थी इनकी, पर भी इसकी तरफ से बोल दिए। वाह जी, आपकी इस बच्ची पर कुर्बान जाऊं मैं, बिल्कुल ही ना समझ है ना। इसलिए तो इसको पता नहीं कि कैसे किचन का कबाड़ा करके अपने आप को काम से बचाना है, कैसे मुझे मनाने के लिए अब सारे पार्क को सताना है, कैसे रात को छुपकर घर से बाहर जाना है, कैसे रोज़ रात को देर तक जागना है और घर के सारे मुलाजमों की नींदें हराम करानी है। कभी उनको किसी काम के लिए उठाती है, कभी अपने इस पेट को भरने के लिए बेचारों को सोने तक नहीं देता। इतना खाती है पर फिर भी इसका पेट नहीं भरता। आमना बेगम बच्ची के खाने पर तो नज़र ना लगाएं। सुलेमान साहब ने बेगम की बात को बीच में काट कर कहा। अरे मैं नज़र कहाँ लगा रही हूँ, जितना खाना चाहती है खाए, पर खा खा कर इसका वजन देखिए बढ़ रहा है। आमना बेगम ने पहले इनाया की तरफ देखा, फिर सवालिया नज़रों से सुलेमान साहब को देख कर बोली। इनाया ना ही बिल्कुल पतली थी और ना ही मोटी, नॉर्मल वजन था जिसको वो परफेक्ट वेट कहती थी और इसके कद के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब था। पर आमना बेगम थी एक रिवायती माँ जिसको हर वक्त यही फिक्र खाती थी कि बेटी अजीब किसी ऐप की वजह से
कहीं घर में ना बैठ जाएं। बिल्कुल भी नहीं बेगम, इतनी प्यारी तो है हमारी बेटी। बस सुलेमान साहब, मैंने अब फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? सुलेमान साहब आमना बेगम की किसी बात को सीरियस नहीं ले रहे थे। वो अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर आमना बेगम की बातों को सुनकर उनका जवाब देने के लिए वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे। इसीलिए अब अखबार में तस्वीरें देखकर काम चला रहे थे। पहले आप वादा करें कि आप मेरा साथ देंगे और मुझे नहीं रोकेंगे। कैसा वादा? वो अब पूरा ध्यान आमना बेगम की तरफ करते हुए बोले, पहले आप वादा करें, फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा वादा, अब बताइए क्या फैसला किया, और मैं आपका साथ भी दूंगा और आपको रोकूंगा भी नहीं। सुलेमान साहब, बीवी के हाँ में हाँ मिलाने में ही आफियत जानिए, और वरना आज से पहले आमना बेगम इतनी सख्त नाराज कभी नहीं हुई थी। इनाया को जितना जल्दी हो सके मैं इसे रुखसत कर देना चाहती हूँ। आमना बेगम ने ठंडी सांस लेते हुए बात मुकम्मल की। सुलेमान साहब आके छपकाना भूल गए और जल्दी से अखबार अपने बगल में रख कर बोले, क्या हो गया बेगम? अभी वो बच्ची हैं, उसके बचपने पे इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हैं? शादी हो जाएगी तो बचपना भी चला जाएगा। आमना बेगम बिना देर किए बोली, पर वो आगे पढ़ना चाहती हैं, जानती हूँ आगे पढ़ना चाहती है। आमना बेगम तंजिब बोली, जो भी हो, इसको अमेरिका जाना है अपने ख्वाब को पूरा करने। सुलेमान साहब संजीदगी से गोया हुए, कोई ख्वाब नहीं है इसका, आप जानते नहीं इसको। ये पेंटिंग तो खामखा इसने अपना शौक बना लिया। असल में तो वो यहाँ से निकलना चाहती है। 2 साल कोर्स के बाद इसका वापस आने का कोई इरादा नहीं है। मैं इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। मैं जल्द ही अफीफ़ा से इनाया और मुनीब के रिश्ते की बात करती हूँ। जैसे ही मुनीब मान गया तो फ़ौरन ही शादी कर देंगे। अगर मुनीब नहीं तो कोई और ही सही। पर सुलेमान साहब अभी भी उनकी बात पर राज़ी होने को तैयार नहीं थे। पर वो कुछ नहीं, आपने वादा किया है, आप कुछ नहीं बोलेंगे। प्लीज़ सुलेमान साहब, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं इसका बुरा नहीं चाहती, लड़की ज़ात है, मैं नहीं चाहती कोई इसकी तरफ उंगली उठाए। बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करती हैं। शादी हो जाएगी तो मैं सुकून का सांस लूँगी कि वो अपने घर में है, और फिर जिम्मेदारी बढ़ेगी तो खुद बचपना भी ख़त्म हो जाएगा। आमना बेगम की आंखों में आंसू आ गए थे। सुलेमान साहब ने खामोशी से हथियार डाल दिए, क्योंकि अब वो इनसे वादा कर चुके थे। इनाया कब से माँ का इंतज़ार कर रही थी कि कब उसे डांटने आ रही है, पर आमना बेगम और सुलेमान साहब दोनों बात मुकम्मल करके उठकर जाने लगे थे, क्योंकि ऑफिस जाने का वक्त हो गया था। यार, ये मॉम डैड कहाँ जा रहे हैं? मॉम ने तो देखा है, फिर भी क्यों नहीं आई? इनाया बालों को झंझोड़ते हुए बोली। उनके जाने के बाद इनाया का मूड ऑफ हो गया। इतना सब कुछ करने के बाद भी आमना बेगम से एक लफ्ज़ नहीं कहा, और वो भी अपने घर के लिए मुंह लटका कर निकल रही थी कि उसके करीब से किसी की आवाज़ आई, हाय। इसने बिना देखे ही हाय कह दिया। पहचान कौन? इनाया ने सख्त बेजारी से आंखें बंद की और नागवारी से अपने सामने खड़े इस 6 फुट 2 इंच के शानदार मर्द को देखा। गोरी रंगत, लाइट ब्राउन आंखें, सुनहरे बाल, स्टाइलिश हेयर कट किए हुए, क्लीन शेव, चेहरे पर जहाँ की सबसे खूबसूरत हंसी सजाए हुए, गले में हेडफोन डाले, ग्रे टी शर्ट पहना, ब्लैक शॉर्ट, हाँ, ब्लैक शॉर्ट्स में वो हसीन होने के पूरे रिकॉर्ड तोड़ रहा था। इनाया ने अपनी ज़िंदगी में शायद ही कोई इतना हसीन तरीन मर्द देखा हो। वो अपनी काली झील जैसी आंखों में इसको टुकुर टुकुर देख रही थी, जबकि वो भी शरारत से इनाया को देख रहा था। कुछ देर बाद इस लड़के ने इनाया के आगे हाथ की हिलाया तो उसने सर झटक कर आंखें नीचे कर ली। कहीं मुझ पर दिल तो नहीं आ गया तुम्हारा? वो शरारत से गोया हुआ। इनाया ने हैरत भरी नज़रों से फिर इसी को देखा। होता है अक्सर, लड़कियां तो बेहोश हो जाती हैं। वो फकर से बोला, हाँ हाँ, बेहोश हो जाती है। इनाया ने कहका लगाया। अचानक से इसका मूड अच्छा हो गया था। हंस क्यों रही है? ये सच है? वो खफा होकर बोला, हाँ, तुम सारे लड़कों को यही खुशफहमी है कि लड़कियां तुम पर मरती हैं। हम लड़कियों के पास और कोई काम नहीं है ना? जैसे, चलो ये सुन लो, मैं तुम पर मरता हूँ। वो आंख दबा कर बोला, ओ हीरो, हो कौन तुम और मेरे साथ फ्लर्ट करने की कर रहे हो? जानते नहीं हो क्या मुझे? इनाया लड़ाकू औरतों की तरह शक्ल पर गुस्सा लाते हुए बोली, हाँ वो तो जानता हूँ कितनी खतरनाक हो। पूरे 2 घंटों से लोगों के नाक में दम करके रखा है। कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं पहुंची हुई लगती हो। तुम मुझ पर नजर रखे हुए हो? इनाया आंखें फाड़ कर बोली। वो लड़का कुछ बोलता, इनाया फिर बोली, एक मिनट एक मिनट। वो उंगली से कुछ याद करने के अंदाज में बोली, तुम रात वाले लड़के हो ना? जिसने वो आगे नहीं बोली तो इसने लड़के ने कहा बुलंद हुआ, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। मुझे तो तुम्हारी खुशबू यहाँ तक खींच लाई है।
وہ ظاہری سنجیدگی سے بولا پر صاف ظاہر تھا کہ وہ فلرٹ کر رہا ہے۔ اس کے اس انداز پہ عنایہ کو ہنسی آ گئی پر اس کے سامنے ظاہر نہیں کی۔ فلرٹ کر رہے ہو؟ وہ واک بھی کر رہے تھے، ساتھ میں باتیں بھی چل رہی تھیں۔ قسم اٹھا لو اگر فلرٹ کر رہا ہو تو وہ سامنے میرا دوست کھڑا ہے، اس کی گرل فرینڈ بھاگ جائے۔ وہ انگلی کے اشارے سے سامنے کھڑے اپنے دوست کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیوں نہیں کہتے تمہاری گرل فرینڈ بھاگ جائے گی؟ عنایہ شرارت سے بولی، ناٹی گرل۔ وہ شرارت سے بولا تو وہ دونوں ہنستی ہیں۔ وہ دونوں کب سے عنایہ اور اپنے دوست کو دور سے ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا لگتا ہے لڑکی کو پٹا لے گا؟ عثمان نے سیف سے سوال کیا۔ یہ ایسی لڑکی نہیں لگتی، اس ڈائن کی طرح۔ سیف یقیناً سے بولا، تیرا مطلب ہے اپنا جگر اس کو پٹا نہیں پائے گا؟ عثمان حیرت سے بولا، سیف نے اس طرح کہا جیسے اس کو پکا یقین ہو۔ لگی شرط 20-20 کی؟ عثمان جوش سے کہا، باپ تیرا بزنس مین ہے اور تو 20-20 کی شرط لگا رہا ہے؟ شرم کر، سیف نے تب کر کہا اور جیب سے 20 روپے نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھے۔ عثمان نے شرم کھا کر جیب سے پیسے نکالنے کی تو ایک ٹکا نہیں نکالا۔ حد ہے، تیرے پاس 20 روپے بھی نہیں؟ سیف طنز سے ہنس کر بولا، واک کرنے آیا تھا، شاپنگ نہیں۔ وہ بھی طنز بولا، لڑکوں کی ایسی ہی دوستی ہوتی ہے، دوست کے لیے مشکل سے پیسے نکلتے ہیں، بھلے ہی کروڑ پتی کیوں نہ ہو۔ اگر یہی کوئی لڑکی ہوتی اس کو 20,000 کا گفٹ بھی دے دیتے، بھلے ہی جیب اس میں ایک پیسے نہ نکلے۔ اور ایسی دوستی کا اپنا ہی مزہ ہے جس میں ہر وقت کی نوک جھوک ہو۔ چل پھر، اگر میں شرط جیت گیا تو مجھے اچھا سا ڈنر کروائے گا، منظور؟ سیف فل اعتماد سے بولا، چل پھر ٹھیک ہے، لگی ڈنر کی۔ اپنا جگر لڑکی لے کر ہی آئے گا۔ عثمان کو اپنے دوست پر پورا یقین تھا، اسی لیے حامی بھر لی۔ ویسے سالے، جب تجھے پتا ہے کہ وہ ڈائن ہے تو 3 دن سے مسلسل کیوں اس کے پیچھے رو رہا ہے اور ہمارا دماغ پکا رہا ہے؟ عثمان نے سیف سے سوال کیا۔ ابے وہ تو سب ڈرامہ تھا، اس ڈائن کا تو مجھے اصلی چہرہ صاف پتہ لگ گیا تھا جب اس نے مجھے چھوڑ کر اس سے فلرٹ کی ہوئی فرینڈ بنا لیا تھا۔ اور ویسے بھی میں نے اپنے دوست پر کیوں شک کروں گا جب میری محبوبہ ہی بے وفا ہے؟ میرے دوست کا کیا گناہ؟ ہاں، اس کی یہ غلطی ہے کہ وہ اس کو گرل فرینڈ بنا کر بیٹھا ہے، پر اب میرا یہ ڈرامہ تھا کہ اگر دوسری گرل فرینڈ بناؤ تو یہ اس کو بھی نہ اپنا لے۔ ایک تو باتیں ایسی کرتا ہے جیسے اسے پوز مارتا ہے۔ لڑکی تو پگلی کی نا، اور کمینے کی پرسنالٹی بھی تو دیکھ، یہ باڈی بھی صرف لڑکیوں کو پٹانے کے لیے بنائی ہے اس نے۔ وہ اپنے دوست کی فلرٹی نیچر سے چڑھتے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، رونے سے وہ نہیں سدھرے گا، عثمان شرارت سے بولا۔ دونوں نے افسوس بھری نظروں سے عنایہ اور اس کو دیکھا۔ ہو کون تم اور کیا چاہتے ہو؟ اب عنایہ اس کے ساتھ فری ہونے سے پریشان ہو کر بولی، میں ہوں زید خان اور تمہیں چاہتا ہوں، دل سے، دماغ سے، ہر رگ سے۔ کب سے کہہ رہا ہوں ایک بار ہاں کر دو، ہاں ابھی جان دے دوں گا۔ یہ ڈرامہ کسی اور لڑکی کے سامنے کرنا، میرے لیے ٹائپ کی نہیں ہو تم۔ تمہیں میرا پیار جھوٹا لگ رہا ہے؟ وہ رونے کے انداز میں بولا، ہاں لگ رہا ہے، اب بخشو مجھے، ویسے بھی میرا موڈ خراب ہے۔ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ موڈ تو ان کا خراب ہونا چاہیے جن کی صبح تم نے واک خراب کر دی۔ اچھا ہو گیا فلرٹ، اب جاؤ یہاں سے، تھوڑی بات کیا کر لی، تم تو پیچھے ہی پڑ گئے، پہلے ہی تم میرے لیے منحوس ثابت ہوئے ہو۔ عنایہ افسوس سے سر ہلا کر بولی، ہے کیوں؟ وہ حیرت سے بولا، پہلی دفعہ تم ملے میں نے گاڑی مار دی، دوسری دفعہ ملے تو منیب مجھ سے ناراض ہو گیا، اب تیسری دفعہ ملے اب ملے جان، اب کیا ہوگا اللہ خیر کرے۔ یہ منیب کون ہے؟ میرا کزن ہے، عنایہ نے بے دھیانی میں جواب دیا۔ شکر، مجھے لگا کچھ اور ہے، وہ آہستہ بولا۔ کیا کہا؟ عنایہ بری شکل بنا کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ جلدی سے بولا تو عنایہ آگے نکل گئی۔ سنو، نام تو بتاتی جاؤ، وہ پیچھے سے چلا کر بولا۔ ابے اوئے، عنایہ تب کر اس کے پاس دوڑتی ہوئی واپس آئی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مار کھانے کا اتنا شوق ہو رہا ہے؟ عنایہ اس کے قریب ہو کر بولی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عنایہ جلدی سے اسے دور ہو گئی تو زید کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ لڑکی سے نام پوچھ رہے ہو، وہ بھی لاؤڈ سپیکر لے کر؟ ایسی مار کھاؤ گے پھر اٹھ نہیں سکو گے، اور ہاں، اب شرافت سے چلو، دوبارہ نہ ملو مجھے۔ وہ دھمکی دے کر جانے لگی تو اچھا، آہستہ سے نام بتا کر جاؤ، فی الحال اسی سے کام چلا لوں گا۔ وہ پھر سے شرارت سے بولا تو عنایہ اس کو اگنور کر کے چلی گئی اور وہ ٹھنڈی سانس لیتا رہ گیا۔ عنایہ، عنایہ، کہیں دور سے چلانے کی آواز آئی۔ عنایہ نے جلدی سے ہاتھ ہلا کر اسے جواب دیا۔ وہ ایمن تھی۔ عنایہ، لیٹس گو ہوم،
ये आई एम कमिंग, इनाया ने जवाब दिया। हरी अप गर्ल, ऐमन कहकर आगे बढ़ गई और इनाया ने पीछे मोड़ कर देखा तो जैद के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। वैसे कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? इनाया ने जाते जाते सवाल किया। 4-5 होगी, वो बिना किसी झिझक के बता रहा था, जैसे किसी चीज़ का बता रहा हूँ। इनाया सर अफसोस में हिलाकर चली गई। इनाया के जाने के बाद वो दोस्तों की तरफ आया। क्या हुआ, लड़की नहीं ले आया क्या? उस्मान बोला। अरे लड़की कैसे ले आता, देखा नहीं था, भाव ही नहीं दे रही। सैफ ने उसके सर जख्म पर नमक छिड़का। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो एक सीन हुआ है, अभी तो पूरी फिल्म तो बाकी है मेरे दोस्तों, ज़ैद एतमाद से बोला। मतलब अभी नहीं पट्टी ना? सैफ ने पक्का करना चाहा। हो गई है। ज़ैद थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला। साफ बता, हाँ या ना? सैफ साफ जवाब मांगा। जैद इसकी बात पर हिचकिचाया। मतलब ना। सैफ ने जोश से कहा। यार जैद, तुझसे इतना ना हुआ? उस्मान ने खफा लहजे में कहा। यार हो गया है, बस फाइनल टच देना है। वो मुस्कुरा कर बोला। नहीं बस चल उस्मान, आज रात 10 बजे तेरी तरफ से डिनर। सैफ कहकर निकल गया। रुक रुक, कैसा डिनर? उस्मान ने सैफ के गले में हाथ डालकर पूछा। क्यों, शर्त भूल गया? शर्त नहीं भूला साले, जब लड़की पट जाएगी तो इसका मतलब मैं शर्त जीत गया ना। हमने अभी के लिए शर्त रखी थी कि अभी जैद इसको नहीं पटा पाएगा, कल परसों की नहीं। वो कॉलर छुड़वा कर बोला। ये तूने कब कहा था? उस्मान मुकर गया। बात मत बदल, आज रात डिनर है, वो भी तेरे पैसों से। रुको रुको, किस बात की शर्त लगाई है तुम दोनों लोगों ने? जैद कब से पीछे खड़ा इनको सुन रहा था तो बोल दिया। हमने शर्त लगाई थी कि तू इस लड़की को पटाएगा या नहीं। मैंने कहा नहीं और इसने कहा हाँ, पर अब मैं जीत गया हूँ तो ये मुझे डिनर करवाएगा। सैफ ने उस्मान की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह हेलो, मेरे इस रिश्ते को तुम लोग शर्त वर्त ना बनाओ, अभी शुरू हुआ ही नहीं और तुम लोगों ने पता नहीं क्या क्या लगा रखा है। और रही डिनर की बात तो मैं करवा दूंगा। इस लड़के के लिए मैं सीरियस हूँ, इस लड़की के लिए मैं सीरियस हूँ, इसी कोई शर्त या मजाक नहीं। जैद का इतना कहना था कि दोनों ऊपर से नीचे तक जहन से बातें तक जैद को खान को देख रहे थे। क्या हो गया भाई, खैर है ना? दिल को लग गई है वो। जैद दिल पर हाथ रख कर बोला तो दोनों ने जोरदार कह कहा लगाए। तेरा हर लड़की के लिए यही कहना होता है ना? इसकी बात अलग है। आई एम फीलिंग समथिंग स्पेशल फॉर हर। जैद के चेहरे पर आज अजीब मुस्कुराहट थी। दोनों दोस्तों को जैद की हालत मशकूक लगी तो चुप हो गए। 1 घंटे बाद वो घर आई और सबसे छुप छुपा कर अपने रूम में भाग गई और किचन वालों को ऑर्डर दिया कि मेरे कमरे में नाश्ता भेज दिया जाए। नाश्ता करने के बाद वो जो सोई, अब शाम को इसकी आंख खुली थी। तैयार होकर वो नीचे आई तो बिना किसी की परवाह किए वो बाहर निकल गई और अपनी कार की तरफ लपकी। कादिर भाई, ये मेरे ड्राइवर कहाँ गए? इनाया ने चिल्लाकर चौकीदार से पूछा। बाजी वो तो चला गया। कहाँ गया? वो बाजी अंदर वालों से पूछे, आपको सारी मालूमात दे देंगे। कौन अंदर वाले? वही कामचोर। चौकीदार घर के सारे मुलाजमों को कामचोर कहता था क्योंकि इसे लगता था वह सारे अंदर बैठकर चारपाइयाँ तोड़ते हैं, एक वही सारा दिन गेट पर गर्मी सर्दी में ड्यूटी निभाता है। इनाया कामचोरों के पास आई तो उन्होंने उसे बताया कि आमना बेगम ने इसके ड्राइवर को काम से फारिग कर दिया है। वो बेचारा वजह पूछता रहा पर आमना बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया। लो जी, इस मनहूस का साया पड़ गया, तीसरी मुसीबत आ गई। वो जैद की मुलाकात को याद करते हुए बोली और अफसोस के साथ जाने लगी। पर जैसी इन सारे मुलाजमाओं ने इसे आग लगाई थी, कोई और होता तो ज़रूर घर में हंगामा कर देता। अरे तुम लोगों को बताना भूल गई। इनाया जाते जाते वापस मुड़ी और इनसे मुखातिब हुई। वो चौकीदार कह रहा था कि तुम कामचोरों से सारा किस्सा सुन लो। शुक्रिया किस्सा सुनवाने के लिए। इनाया ने उनको आग लगा दी। अब चौकीदार की खैर नहीं थी। आए बड़े मुफ्त में तमाशा देखने चाहते हैं, अब मैं देखूंगी। वो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। यार मुनीब, सॉरी ना, छोड़ो भी नाराज़गी। मुनीब जो सोफे पर बैठा था और लैपटॉप पर टेबल पर पड़ा वो अपना काम कर रहा था और आकर उसकी टेबल पर फैल कर बैठ गई। मुनीम ने उसे देखकर अनदेखा किया। चाची, आप ही कहिए ना इसको, खामखा की नाराजगी लेकर बैठ गया है इस पुरानी कार के लिए। अफीफ़ा बेगम भी मुनीब के कमरे में थी, इसकी अलमारी साफ करी थी। पुरानी कार? आर यू इन सीन्स? वह हैरत से बोला। तुमको घर बैठे बैठे लाखों के चेक मिल जाते हैं, जब भी तुम्हें पैसे की कोई कदर नहीं तभी तुम पुरानी कार कह रही हो। तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है कितनी मुश्किलों से पाई पाई कमाई जाती है? पूरा दिन घर से, घर वालों से दूर रहना पड़ता है, तब जाकर ये पुरानी गाड़ी मिलती है और चलती है। वो गुस्सा जब्त करते बोला। यार मुनीब, तुम तो सीरियस ही होते जा रहे हो, मैं तो मजाक कर रही थी। एंड आई नो
द वैल्यू ऑफ मनी। इनाया रिलैक्स होते हुए कहा, यू डोंट। वो बुरी शक्ल बनाकर बोला तो इनाया को हंसी आ गई। अच्छा, मेरी माँ मुझे नहीं है बेकदर, और तौबा मेरी जो आइंदा मैंने कार चलाई। उसकी आंखों में खौफ आ गया। रात वाला किस्सा याद करके वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि कोई इंसान न था। मुनीब इसका खौफ देखकर ठंडा पड़ गया। तुम्हें पता चला मॉम ने मेरा ड्राइवर निकाल दिया? क्यों? अरे उस दिन वाली बात को लेकर बैठ गई है। इनाया नाराज़गी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इनाया और मुनीब अब ऐसे बात कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वैसे अच्छा ही हुआ जो निकाल दिया, बहुत बोलता था और इस दिन तो इतना फ्री हो गया, मेरी दोस्तों के बारे में पूछने लगा, अपने फेवरेट गाने बताने लगा। और ये सब आपकी वजह से था। मुनीब ने तंज किया। मेरी वजह से? हाँ, और नहीं तो क्या। मॉम आपको पता है ये बिल्कुल इसी से अपनी दोस्ती की सारी बातें बताती थी, और गाने की बात तो तुम ना ही करो। उस दिन तुम भी उसको अपनी फेवरेट गाने का बता रही थी, जाहिर है वो भी बताएगा ना। इनाया को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए अब खामोशी से हंस रही थी। चलो अब तुम नाराज़ नहीं हो ना? इनाया ने मुनीब से पूछा। नहीं, वो मुस्कुरा कर बोला। चलो गुड, अब मैं चलती हूँ। आमना भाभी इनाया की शादी करना चाहती हैं, अफीफ़ा ने मुनीब से कहा जो अपने काम में मसरूफ़ था। किससे? वो जल्दी से सर ऊपर करके बोला, है कोई बिजनेसमैन, हैंडसम। कौन? अब की बार इसकी आवाज़ में डर था। अभी वो बात ही कर रहे थे कि पूरे घर में गाने की आवाज़ें गूंजने लगी। इतनी ज़ोर से आवाज़ें थी कि मुनीब बाहर आ गया। आमना बेगम सीढ़ियों की तरफ खड़ी खून जला रही थी। ताई जान पे इतनी ज़ोर से गाने किसने चलाए हैं? मुनीब ने उनके करीब आते हुए ज़ोर से पूछने लगा। कौन हो सकता है? आमना बेगम दांत चबाते हुए कहा। मुनीब का शर्मिंदगी से सर झुक गया, फिर भी बोला, आप जाइए, मैं उसको देखता हूँ। हाँ प्लीज़ मुनीब, उसको समझा कर, और वरना मुझे कुछ हो जाएगा। अरे ताई जान, आप परेशान मत हो, मैं देखता हूँ ना उसको। ठीक है बच्चा, आमना बेगम कहकर चली गई। यहाँ पर सॉन्ग है, ठीक है ना। मुनीब जब ऊपर आया तो उसको देखकर गुस्सा नहीं बल्कि प्यार आया। वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह टीवी पर गाने चलाकर नाच रही थी, पर ताई का गुस्सा याद करते हुए इसने रिकॉर्डर बंद कर दिया। अरे बंद क्यों किया? इनाया ने हैरत से सवाल किया। तुम्हारे बाप की शादी है या वलीमा? मुनीब का इतना कहना था कि वो समझ गई आमना बेगम का ऑर्डर आया है। यार मॉम चाहती क्या है? एक तो मेरा ड्राइवर निकाल दिया और अब घर में हूँ, मुझ पर पाबंदियां आयद कर रही है। वो चिढ़ कर बोली। ओ हेलो मैडम, ये कोई शादी हॉल नहीं है, घर है। इतने ज़ोर ज़ोर से गाने अगर सुनने हैं तो हेडफोन लगाओ ना और सुनो। पूरे गले मोहल्ले में क्यों सुना रही हो और नाच रही हो? मुनीब मज़े लेते हुए बोला। यार मुनीब, मैं गाने चला रही हूँ, पहले मैं बहुत बोर हो रही हूँ घर पर, ये एक चीज़ है जिससे मज़ा आ रहा है। वो स्पीकर को दोबारा चलाने लगी। रुक जाओ रुक जाओ, रात को लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। मुनीब ने झट से कहा। पक्का? हाँ पक्का, जो कहूँगी वो करेंगे। ठीक है, वो मुंह बिगाड़ कर बोली। अब क्या हुआ, चलेंगे ना? फिर मुंह क्यों बनाया हुआ है? मुनीम ने उसकी बिगड़ती शक्ल देखकर पूछा। रात को चलेंगे ना, अभी के लिए मुझे फिर से बोर होना पड़ेगा, वो दांत पीसते हुए बोली। और वो हल्का सा मुस्कुराया। वो चारों बचपन से दोस्त थे। इतनी गहरी दोस्ती थी कि बचपन में कपड़े जूते बल्कि हर चीज़ एक जैसी खरीदते थे। स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी, या फिर चारों के मोहल्ले। जैद, उस्मान, सैफ और काशान की शरारतें बढ़ती मशहूर थीं। जिंदगी को खुलकर जीते थे। कोई ऐसा दिन ना आता था जिस दिन को उन्होंने शोर शराबा ना किया हो। हर दिन पार्टी का था उनके लिए। पढ़ाई में भी किसी काम से ना थे, ना ही पर्सनालिटी में किसी भी पीछे। लंबे ऊंचे कद, खुश शक्ल, अच्छा पहनना ओढ़ना, आखिर क्यों ना हो अमीर खानदानों से ताल्लुक़ रखते थे। एक साल हो गया था इनकी इंजीनियरिंग को, पर जॉब को सीरियस नहीं ले रहे थे। कभी जाते तो कभी नहीं जाते। परवाह किसे थी, भाई बाप संभाल लेंगे और हमारी जेबी भरते रहेंगे। अभी वो तीन जैद के घर आए हुए थे। सुबह से काशान गुम था, पर इन तीनों को तौफीक ना हुई कि इससे पूछें। आलीशान बंगले में जैसे ही दाखिल हुए, तीनों ने दीवार में छुप कर झांका, क्योंकि सामने ही दादी कमरा था। वो अपने कमरे के बाहर एक तख्त पर बैठी हुई थी, और अभी भी वो बैठी हुई थी हमेशा की तरह। जैद ने दांत चबाए, बाकी दो अल्फाज अल्लाह हाफिज कहकर जाने लगे थे। यार कहाँ जा रहे हो, अभी तो आए थे। जैद ने दोनों को पकड़ कर कहा। भाई मुझे बख्श दे, इतनी अच्छी ट्रीट खाने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तेरी दादी को डंडे खाऊं और कान खिंचवाऊं। सैफ हाथ जोड़कर बोला। हाँ भाई, तेरी दादी का हाथ बहुत चलता है, पता नहीं किस किस की आँख हमसे निकालती है। मैं भी चला, उस्मान भी बोला।
शराफत से चलो वरना मैं उनको बता दूंगा कि तुम लोग आए हो। बिना मिले चले गए। जैद ने धमकी दी। यार जैद, ये गलत बात है। उस्मान ने इल्तिजा किया। सोच लो, फिर 3 गुनाह मिलेगा और फिर शेयर कर लेंगे। जैद ने लापरवाही से कहा। मर जा साले, सैफ ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम दादी। तीनों ने डरते हुए पर पूरे एतमाद से उनसे सलाम किया। आ गए ऊँटो? दादी उनको ऊँट बुलाती थी, इतने लंबे लंबे कद जो थे। हाँ जी दादी। उस्मान ने दादी के सामने बैठते हुए कहा। एक डंडा दूसरा डंडा। दादी ने सैफ को मारना शुरू कर दिया। वो बेचारा बुलबुलाता रह गया। सारा दिन जलील व खुआर हो गए हो और बेशर्मों की तरह बता रहे हो जैसे कश्मीर आज़ाद कराए हो। इनका प्यार अब बरसना शुरू हो गया था। दादी, वो हल्का सा चीखा था। इधर आ मेरे जिगर। दादी ने अब उस्मान को अपने पास बुलाया। जैद और उस्मान दूर ही खड़े सैफ की हालत पर मज़े लूट रहे थे। अरे दादी, यहीं से बात करो ना, क्या कहना था आपने? उस्मान डरते हुए बोला। आ रहा है या यहीं से फेंकूं? दादी ने धमकी दी। जा। जैद पीछे से उसको धक्के देने लगा और वो रेंगता रहा पर आगे ना बढ़ा। अरे हो या फेंको, आ रहे हो या फेंकूं? दादी ने अब की बार जोर से कहा। तो मजबूरन इसे जाना पड़ा और फिर 3-4 उसको भी डंडे पड़ गए। जैद दूर से ही बुरी बुरी शक्लें बनाने लगा। शैतानों के सरदार, तुम क्या दावतनामा भेजूं? अब दादी जैद की तरफ आई। यार मैंने क्या किया? वो अपनी गलती पूछने लगा। हाँ इधर आ, इधर, मैं बताती हूँ तेरी गलती। दादी को उसकी बात पर गुस्सा चढ़ गया तो जैद को दूर से ही डंडे मारने लगी। उधर जैद शराफत से अपनी बात मान, वरना मैं उठी ना फिर तेरी खैर नहीं। जैद आया तो सबसे ज्यादा उसको डंडे पड़े। हाँ इतनी उम्र हो गई है दादी की, पर हिम्मत है बहुत है इनमें। सैफ दर्द से बोला। असली माल खाती है। जैद ने भी कमर पर हाथ रखकर कहा। यही अगर कोई और होता ना, तीनों मिलकर उसकी दुर्गत बना देते, पर दादी थी इसीलिए बिना चू चरा करके खा गए। उस्मान की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बेचारा यहाँ आकर मुफ्त की मार खा रहा जा रहा था। जैद ने सामने बैठे दादा को घूरा और उसके पास चला आया। यार दादा, आपकी वाली की प्रॉब्लम क्या है? जैद गुस्से से पूछा। जैद अपने दादा से बहुत फ्री था, बिल्कुल जिगरी यारों की तरह बात करते थे। कोई तकलीफ ना था, तकल्लुफ ना था। और जैद के दोस्त भी बचपन से आते जाते थे तो दादा के साथ उनकी भी खूब बनती थी। यार बहुत मारती है, खुदा की कसम आज तक मॉम ने भी इतना नहीं मारा होगा जितना आपकी वाली मारती है। उस्मान रोने लगा। आपने उसको ये डंडी लेकर ही क्यों दी? सैफ बोला। दादा सोफे पर आराम से लेटे किसी सोच में डूबा हुआ था। ओ हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ। जैद ने उनके आंखों के आगे हाथ लहराया। हाँ सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। दादा ने गले में लगा चश्मा आंखों पर लगाते हुए गुस्से से कहा। आपको क्या हुआ? सैफ ने हैरत से पूछा। मारी हमने खाई, झाड़ ये रहे हैं। उस्मान बोला। उधर आओ पहले। दादा ने तीनों को काम पर लगाया। काम था दादा के हाथ पांव गर्दन दबाना। तीनों ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। जैद एक टांग को दबाना शुरू किया, सैफ ने दूसरी टांग संभाली और उस्मान सोफे के पीछे चला गया गर्दन दबाने। तो दादा ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। बात तो ये है कि मुझसे लड़कर बैठी है, दादी के लिए कहा गया। अब क्या कर दिया आपने? जैद सच होकर बोला। करना क्या है, तूने जो मूवी की सीरियान दी थी वो इसने पकड़ ली। दादा अफसोस से बोले। दादा को फिल्म देखने का बड़ा शौक था और यही बात दादी को एक आंख नहीं भाती थी। कोई मजहबी नहीं थी, बस शौहर की इस उम्र में भी जवानों वाली आदतें देखकर डरती थी कि कहीं किसी खुराफात में न पड़ जाए। क्या मतलब पकड़ लिया और आपने दे दी? जैद को सदमा लग गया। और क्या करता? कहा कहता है मेरी, और क्या कहता? दा कहता हाँ मेरी, क्या लिखा है अल्लाह? कहता हाँ मेरी है, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ अल्लाह, दादा डरते हुए कहा। फिर किससे कही? जैद ने एक आईब्रो ऊपर करके सवाल किया तो दादा ने डर कर थूक निकली। देख समझा कर, मैं इस उम्र में कहाँ खुआर होता फिरता, इसीलिए अपनी इज्जत बचाने का यही तरीका था। ज़्यादा बताइए मत। ये बताइए किसका नाम लिया? जैद को गुस्सा आ गया। तेरा और तेरे दोस्तों का। दादा डरते हुए बोले। तो इन तीनों के हाथ हल्के पड़ गए। तभी तो मैं कहूँ आज दादी का हाथ क्यों ज़्यादा चल रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता भी बड़बड़ा रही थी कि मेरे शौहर को ख़राब कर दिया है कमबख्तों ने। सैफ सोचने के अंदाज में बोला। सारी सीरीज दे दी। उस्मान ने दुख से पूछा। जाहिर है। दादा भड़क उठे। बेड़ा गर्क। उस्मान सर थाम कर रह गया। अभी तक हमने उनको सुबह सही से देखा भी नहीं था। सैफ गमगीन लहजे में बोला। पूरा प्लान खराब कर दिया। आज रात वही देखने वाले थे हम। उस्मान फिर लटका चेहरा लेकर बैठ गया। फिर दादा ने उसको फिर से काम पर लगने का इशारा किया। शुक्र करें आपकी और वो
दीपिका पादुकोण वाली फिल्म को मैंने दादी को नहीं बताया, वरना क्या करती आपको पता है? जैद धमकी देते हुए बोला। दादा ने बिना कोई देर किए जैद को लात मार दी। ओए, तू अपने दादा को धमकियां दे रहा है? तुम्हें तुम्हारे बाप से कौन बचाता? वो भूल गया। और तुम दोनों ऑफिस नहीं जाते, इससे रोज तुम लोगों को कौन बचाता है? दादा ने अपने एहसान याद करवाए। जैद के बाबा की अपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी थी, इसीलिए जैद और उसके तीनों दोस्तों ने वही जॉब शुरू कर दी थी। चल ना यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तू सीरियस ही हो गया। जैद ने दादा से बना कर रखने में आफियत जानी, वरना उनके सिवाय और कौन इसको अपने हिटलर बाप से बचाता। नहीं, जा अपनी दादी को दीपिका पादुकोण वाली बात बता दे, मैं अभी तेरे बाप से तुझे नहीं बचाऊंगा। दादा जानबूझकर जैद को कह रहे थे, वरना एक दूसरे को बचाने के अलावा इनका कोई सहारा न था। नहीं मान रहे आप? जैद धमकी दी। नहीं, दफा हो, दादा ने भी एकदम कहा। ठीक है, फिर बता कर आता हूँ। जैद दादी के पास जाने लगा। रुक रुक, क्यों मरवा रहा है? चल बस, जो हुआ भूल जा, दादा ने जल्दी से कहा। कल वैसे ही सारी सीडीज लेकर आना। दादा का नया हुक्मनामा जारी हो गया। हमारी तौबा, वो तीनों एक साथ बोले और एक साथ ही हाथ जोड़कर निकल गए। एहसान फरामोश। दादा दांत चबा कर बोले, वर्ल्ड बेस्ट मॉम, वर्ल्ड बेस्ट आंटी, वर्ल्ड बेस्ट चीफ। वो तीनों नीदा बेगम जैद की मॉम को मस्के मार रहे थे। हो गया या अभी बाकी है? कब सुधरोगे? वो तीनों के कान एक एक करके खींच कर बोली। जितना जैद उनका लाडला था, उससे ज़्यादा जैद के दोस्त लाडले थे, और जैद के दोस्त भी नीदा को सगी माँ से कम नहीं समझते थे, इसीलिए अपने घर में कम पर वो यहाँ ज़्यादा पाए जाते थे। आज फिर से ऑफिस मिस कर दी तुम लोगों ने। वो कोई फ़ोन न मैसेज का जवाब, वो शिकायत भरे लहजे में तीनों से बोली। तीनों के पास कोई जवाब न था सिवाय शर्मिंदा होने के। मेरे सिर्फ काशान बेटा है, वो उनको जलाने के लिए बोली। इसने कौन सा कश्मीर आज़ाद करवा लिया है? जैद कड़वे मुंह से बोला। जैद, ज्यादा जबान मत चलाओ, नीदा ने गुस्से से कहा। वो किचन में सब्जियां काट कर देगची में डालती जा रही थी, जबकि वो तीनों कुर्सियों पर बरजुमान थे। तुम्हारे बाबा सख्त खफा होकर आ गए हैं। कितनी बार तुम लोगों से कहा है कि ऑफिस रोज जाया करो, पर नहीं, घूमने से फुर्सत ही नहीं तब तुम लोगों को। आखिर कब तक दादा तुम लोगों को बचाते रहेगा? काशान आज गया हुआ है और तुमने इससे वादा भी किया है कि आइंदा वो रोज जाएगा। तुम तीनों की बातों में नहीं आएगा, नीदा ने कहा तो वो तीनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगी। क्या देख रहे हो? कोई शर्म दिखा लो। लगता है आज सब ने बेइज्जती करने के मूड में है, इसीलिए शराफत से निकल पड़ भाई। सैफ ने बीच में पढ़कर जैद के कान में कहा, जो उस्मान भी सुन लिया था, और दोनों ने उसकी बात पर इत्तेफाक किया और आराम से निकल गए। फिर निकल गए। नीदा ठंडी सांस भरती रह गई। जैद और उसके बाबा के बीच में पुश्त करके रह गई थी। शौकत अजीज़ खान, जिनकी बीवी रज़िया बानो को अल्लाह ने 2 औलादों से नवाजा था। बड़ा बेटा हारून, जिनकी अपनी ही चचा जात के साथ शादी हुई थी, नीदा बेगम। उनकी 2 औलादी थी, 2 बेटे, बड़ा अब्बाद और छोटा जैन। दोनों ही ने बाप की तरह कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी। बड़ा बाप के साथ कब का लग गया था बिजनेस में। बाकी छोटे बेटे और हारून साहब के मिजाज के कुछ मिलते नहीं थे। यही वजह थी कि हारून साहब की एक जिम्मेदार थी और एक जैद लापरवाह। अल्लाह। खैर, शौकत अजीज की एक बेटी थी शाइस्ता, और वो अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ दुबई में रहती थी। अफीफ़ा, तुमने बात की मुनीब से? अमीना बेगम ने चाय का एक कप सिप मुंह में लेकर सवाल किया। नहीं भाभी, अभी करने ही वाली थी कि बीच में अधूरी रह गई, कल पक्का करूँगी, अफीफ़ा ने नरमी से कहा। दोनों इस वक्त रात के खाने के बाद चाय पी रही थी। आमना बेगम ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। उनको डर था कि जाने मुनीब का क्या जवाब होगा। इनाया ने शाम को अपनी दोस्तों को घर बुलाया और वो तीनों सैर को निकली हुई थी। सायरा और हीरा इसको खाता देख रही थी। इनाया, इतना कैसे खा लेती हो? हीरा के मुंह में पानी आ गया। तुम भी खा लो, मैं तुम्हें कौन सा किसी ने मना किया है? इनाया भरे हुए मुंह से बोली। सायरा ने भूख से ज़्यादा होंठ भर दी। अगर हम खा सकते तो क्या इसे छोड़ देते? सायरा दुख से बोली। अरे कुछ नहीं होता, आज खा लो, कल से कर लेना डाइटिंग। इनाया बर्गर का एक और बाइट भरते हुए इनका दिल जलाते हुए बोली। यार इनाया, तुम बहुत लकी हो इस मामले में, जितना खाती हो लगता ही नहीं, और एक हम है, पानी भी पी ले तो वेट बढ़ जाता है। हीरा हसरत से बोली। हाँ वाकई, हमको कितना अरसा हुआ इस तरह जंक फूड खाए, तरस ही गए। सुबह शाम एक्सरसाइज, तब जाकर इस परफेक्ट शेप में आए हैं। सायरा भी सर पर हाथ रख कर बोली। 4 दोनों की
दुनिया है, कुछ खा पी ले। एक्चुअली ऐसा लिखा होना चाहिए था 4 दिन की दुनिया है, कुछ खा ले पी ले या अपने पानी दा बुलबुला, पी ले यार ए पानी दा बुलबुला। इनाया इन दोनों को गालों को छूते हुए गुनगुनाते हुए बोली और वो दोनों तब कर रह गई। अच्छा छोड़ो, ये बताओ वो मनहूस हीरो कौन था, कैसा था? हीरा ने तहज्जुद से पूछा। कौन था, क्या था? जब बताया कि मनहूस हीरो था तो मनहूस हीरो था। हाँ वो भी तो बताओ ना, हीरो कैसा था? सायरा ने आंख दबा कर पूछा। हाँ पर्सनालिटी थी, डैशिंग था, मॉर्निंग वॉक पर मिला था, हॉलीवुड के हीरो जैसा लगता था। उफ, इनाया उनको जलाने लगी। और बताओ और कैसा था? वो कैसे मिली इससे? हमको बताया भी नहीं है, कौन, क्या करता है? सायरा ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ लिए। उफ अल्लाह, हमें भी इससे मिलवाना लो ना। अब हीरा बोली। अस्तगफिरुल्लाह, ये यहाँ क्या कर रहा है? इनाया ने अपने क्लच से अपना चेहरा ढक लिया। कौन क्या कर रहा है? वो दोनों हैरत से बोली। अरे वही मनहूस, अगर इस बार दोबारा मिली तो फिर कुछ गलत हो जाएगा। इनाया तब कर बोली। है कौन वो, बता। हीरा को इस हैंडसम मनहूस को देखना था, वही जो शर्ट जींस में है। इनाया ने आहिस्ता से कहा। अरे वहाँ एक नहीं बल्कि 3-4 हैं। हीरा ने पीछे मुड़ कर देखा, फिर से बोली। अरे वहाँ मत देखो, दफा करो इसे, मुझे छुपाओ। इनाया चिढ़ कर बोली, लेकिन यहाँ लिखा है छेड़। वो 4 ऑफिस से छुट्टी मिलते ही रेस्टोरेंट में आए थे, जहां इनाया अपनी दोस्तों के साथ मजे लूट रही थी। यहीं बैठ जा जैद, आगे क्या रखा है? उस्मान ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा। असल में इसकी भूख से बुरी हालत हो रही थी, वो जल्द से जल्द खाना चाहता था। हाँ भाई बैठ ले, मैंने कौन सा रोका है? जैद रिलैक्स अंदाज में बोला। वो लोग इनाया वालों के बराबर रखी कुर्सियों को छोड़कर दूसरे नंबर वाली कुर्सी पर बैठ गए थे। उफ अल्लाह, क्या मुसीबत है? इनाया जच हुई। बार बार उनको मत देखो। सायरा और हीरा बार बार पीछे मुड़ कर देख रही थी, जिस पर इनाया ने उनके हाथों पर एक एक करके चिपट मारी। वो रेड शर्ट वाला है? सायरा ने पूछा। अरे वो नहीं, भला वो ब्लू वाला? फिर से सवाल आया। नहीं, वो शक्ल बनाकर बोली। तो फिर वाइट शर्ट वाला? वो इतने जोर से बोली कि सामने वाले को जरूर सुनने में आ गया होगा। ओह गॉड, ये क्या कर दिया? वो सर पीट कर बैठ गई। हाय इतना गुड लुकिंग। सायरा गाल पर हाथ रखकर बोली। जैद का ध्यान इनाया के चिक पर गया तो इसने सामने देखा तो वही क्यूट सी लड़की इनाया भी नजर आई। वो बिना कोई देर किए उधर आया। हाय क्यूटी पाए, वो ऐसे बोला जैसे सालों से जानता हूँ। इनाया ने उसकी बेतकल्लुफी पर हैरत खाई और कोई जवाब न दिया। यहाँ क्या कर रही हो? ओह आई सी, मेरे खुशबू तुमको यहाँ तक लेकर आई है ना? इसको कहते ही दिल से दिल को रहा। इसने इनाया की चुप पर खुद ही बोलना शुरू कर दिया। वो फिर से फ्लर्ट पर उतर आया। इनाया को तो मानो आग ही लग गई। ये ब्यूटीज कौन है? अब इसने हीरा और सायरा की तरफ देखकर कहा। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वो दांत पीसते बोली। ऐसा तो मैं भी कह सकता हूँ क्यूटी के तुम मेरा पीछा कर रही हो। वो बात पर बात बिना कर प्यार से बोला। तुमसे बात करना बेकार है, चलो सायरा। हीरा इनाया चिढ़ कर जाने लगी और अपनी दोस्तों को भी घसीट रही थी चलने के लिए, पर वो दोनों वही जमी रही और तारुफ करवा कर ही निकली। अरे कहाँ जा रही है वो? जैद ने शरारत से इनाया को पीछे से आवाज़ दी और वो तीखी नज़रों से उसको घूर कर चली गई तो उसका कह कहाँ बुलंद हुआ। क्यूटी पाए, वो आहिस्ता से बोला। ये कौन है? वो तीनों दोस्त जैद को देख रहे थे तो काशा ने कहा। पता नहीं बेचारी कौन है, पीछे रास्ते में मिली थी, उसके बाद से इसी ही बातें करते रहा, ऊपर से कह रहा है सीरियस हूँ। सैफ ने छेड़ कर कहा। क्यों, इसका भी अभी भी पेट नहीं भरा क्या? तेरी वाली को अपना बनाकर। काशा ने सैफ को दुखती रग पर हाथ रखा और उस्मान और काशान का कह कहा बुलंद हुआ। दोनों ने हाथ पर हाथ भी मारा। वक्त निकाल कर मर क्यों नहीं जाते तुम लोग? सैफ दांत निकाल कर चबा कर बोला। दोनों ने फिर कह कहाँ लगाया। जैद वहां से फारिग हो आया तो उनके साथ बैठ गया। क्या? काशान उसको घूर रहा था तो उसने नासमझी से पूछा। अरे कोई सीन नहीं, जैद ने खुद ही बताया। और ये क्या कर रहे हो? मेरे सीरियस हूँ। काशान ने वजह चाहिए। अरे नहीं नहीं, कोई सीरियस वीरियस नहीं, बस चढ़ रही थी इसीलिए मैं तंग कर रहा हूँ। जैद ने जान छुड़वाई। हाँ अब हाथ नहीं लगी तो ये कह दिया कि तंग कर रहा था। सैफ ने तंज किया। ओ नहीं भाई, वाकई इसको बस तंग कर रहा था। और वो क्या था? शर्त ना लगाओ, मैं सीरियस हूँ। उस्मान ने उसकी बात नकल उतार कर कहा। वो मुस्कुराया उसकी बात पर, फिर बोला। अरे कुछ था ही नहीं तो किस बात की शर्त यार? अब जान बख्शोगी? खाना
ऑर्डर किया है? वो चिढ़ कर बोला। हाँ आ रहा है। वो तीनों भी अभी उसको मशकूक नज़रों से देख रहे थे। मुनीब बेटे आ गए ऑफिस से? अफीफ़ा ने बेटी के कमरे में दाखिल होते कहा। जी मम्मा आ गया, वो फर्माबरदार से बोला। बच्चे एक बात करनी थी आपसे, अफीफ़ा बेगम ने खुशी से कहा। जी मम्मा बोलिए, क्या कहना है? वो माँ को बेड पर बैठा कर बोला। इनकार मत करना, बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। उन्होंने बेटे की गाल पर हाथ फेर कर कहा। मम्मा आज तक कभी मना किया है जो अब करूँगा? आप बताइए क्या करना है? बेटे में वो कहना चाह रही थी कि वो अल्फाजों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था ये बात इतनी मुश्किल क्यों लग रही है कहने में। मम्मा रिलैक्स होकर बताएं क्या बात है। पहले ये बताओ इनाया कैसी लगती है तुम्हें? वो पागल, बिल्कुल जहर लगती है। वो मजाक से बोला। मुनीब सीरियस होकर बताओ। आप नहीं जानती? मुनीब उल्टा सवाल किया। पर मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। अफीफ़ा ने जिद से कहा। मम्मा आप तो जानती हैं ना, जान से भी ज़्यादा प्यारी है मुझे। घर में शायद किसी और से इतनी मोहब्बत नहीं, किसी से इतनी फिक्र नहीं जितनी उसकी है। और गुस्सा तो आप जानती हैं क्यों करता हूँ, ताकि ज़्यादा फ्री ना हो, वरना तो दिल नहीं करता इस गुड़िया को गुस्सा दिखाने का। वो प्यार से बता रहा था। बेटा इसीलिए ने सोचा है कि इनाया को अपनी बहू बना लूँ और उसको हमेशा तुम्हारा बना दूँ। अफीफ़ा ने कहा। पर मुनीब के होश हवास उड़ गए। वो झटके से बेड से उठा और माँ को बेयकीनी से देखता रहा। मम्मा ये आप क्या किया? ऐसा नामुमकिन है। मैं और इनाया हरगिज़ नहीं। मॉम मॉम ये आपने कैसे सोच लिया है? इनाया और मैं? वो बालों को अपने हाथों में जकड़ते बोला। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? अफीफ़ा बेगम सख्ती से बोली। मॉम बुराई कोई नहीं है। पर वो परेशानी से होंठ काटने लगा। मॉम इनाया के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। वो मुझे अपनी भाई मानती है और मैं उसको अपनी छोटी बहन समझता हूँ। हाँ तो क्या हुआ? भाई समझने में, कज़न हो तो ऐसा होता है, और भाई मानने से तो उसके भाई बन जाओगे क्या? वो चिढ़ कर बोली। वो अपना सर एक हाथ में थाम कर बैठ गया। क्या हुआ? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अफीफ़ा नागवारी से बोली। इस बात को यही दफना दे और प्लीज़ इनाया तक ये बात ना जाए। माँ के आगे हाथ जोड़कर इसने इल्तिजा की। आखिर बुराई क्या है? ऐसा होता है। कोई बुराई नहीं है मॉम, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और इसके अलावा किसी को भी नहीं सोच सकता। वो गुस्सा जब्त करके बोला। क्या? कौन है वो? और तुम मुझे अब बता रहे हो? अफीफ़ा ने सवाल किया। मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। अभी फ़िलहाल मैं शादी के लिए रेडी नहीं था, इसीलिए सोचा वक्त आने पर आपको बता दूंगा। मुनीब शर्मिंदगी से बोला। पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं आमना बेगम को, भाभी को क्या जवाब दूंगी? क्या अपने ताई जान से भी बात कर ली? मॉम ये आपने क्या कर दिया? मुझे क्या पता कि तुम अपनी किसी पसंद करते अपनी पसंद लेकर आओगी। मैंने तो शुरू से ही भाभी को कह दिया था। वो चबा चबा कर बोली। आप नाराज़ तो ना हो, मैं ताई जान से खुद बात कर लूँगा। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। खुद ही देखो, मैं तो अब इनके सामने नज़रें मिलाने के काबिल ना रही। मुनीब तुमने मेरा दिल दुखाया है। इससे हमारे रिश्तों में भी फ़र्क पड़ सकता है। वो गमगीन लहजे में बोली। माँ मैं कभी आपका दिल नहीं दुखाता अगर मैंने किसी से वादे नहीं किए होते। और जहाँ तक ताई जान की बात है तो वो इसी नहीं कि इतनी सी बात पर रिश्ते ख़त्म कर दें। ऐसा होना चाहिए था लिखा। वो ऐसी नहीं है। मैं अभी इनसे बात करता हूँ, पर आप मुझसे वादा करें कि इनाया तक ये बात कभी नहीं पहुँचेगी और आप सब ये बात यहीं दफन कर देगी बस। अफीफ़ा ने आहिस्ता से कहा तो मुनीब उनके गले लग गया। क्या ज़रूरत थी उस मनहूस हीरो को मुंह लगाने की? इनाया गाड़ी में बैठकर अपनी दोस्तों पर चढ़ दौड़ी। इनाया कितना हैंडसम था, हीरा मचल कर बोली। और इसकी आवाज़ क्या स्टाइल थी, हाय हाय। सायरा ख्यालों में खोकर बोली। क्या हो गया तुम दोनों को? दिमाग ढीला हो गया है क्या? तो टाइट करा दूं? चबा चबा कर बोली। इनाया चुप हो जाओ, पहले ही तुम्हारी वजह से आज तक हम सिंगल हैं और लगता है तुम कभी हमें मिंगल होने भी नहीं दोगी। हीरा चिढ़ कर बोली। हाँ इनाया, हीरा सही बोल रही है। आज तक तुम्हारी वजह से एक लड़के ने भी हमसे बात करने की हिम्मत नहीं की, और अगर कोई कर भी लेता तो तुम्हारा इसको तंग करना, बेचारा पलट करना आता। ये पहला था जिसने तुम्हारी परवाह किए बिना हमसे बात की। हाय हाय, जादूगर था, क्या ही इसके गहरे नक्श थे। सायरा की खुशी का और ही ठिकाना था। वाइट शर्ट में भी कोई कोई जचता है, पर यह तो आसमान से उतरा कोई शहजादा लग रहा था। हीरा के चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार थी। शर्म करो, ना महरम के लिए किसी बातें कर रही हो। इनाया अफसोस से बोली। हाँ तो बना दो उसको हमारे महरम। हीरा ने इसे और तंग किया और साहिरा के साथ हाई फाई करके हाँ कह कहाँ लगाया। तौबा है, कैसा ज़माना आ गया है। वो बड़बड़ाई तो दोनों ने मिलकर उसको गले लगाया और वो तीनों हंसने लगी। वो वैसे तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? साहिरा ने उसके कान में पूछा। कहीं प्यार तो नहीं हो गया उसे? फिर हीरा और साहिरा ने हाई फाई की और एक दूसरे को आंख मारी। तौबा करो, एक नंबर के फ्लर्टी है वो। उसको प्यार नहीं, सिर्फ खेल खेलना आता है। वो तब कर बोली तो दोनों ने हल्का सा कह कहा लगाया। हाँ सो आपको ये नावल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें थोड़े अल्फाज है ना बहुत मिस्टेक हैं तो पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है,
تو میں جیسے پڑھ کے ایڈجسٹ کر رہی ہوں آپ بھی سن کر ایڈجسٹ کر لینا. سو اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ حافظ.